Dear students, welcome to my YouTube channel, Chemistry with Dr. Gulzar Mohammed. Dear students, आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, उसको किसने रिजेक्ट किया, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सबसे पहले है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय बर्जीलियस इन 1815। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बर्जीलियस का ख्याल था लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सम गॉड गिवन पावर इन देम, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी पावर है, ऐसी गॉड गिवन पावर है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है। यही वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जा सकते हैं, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया वोहलर ने 1823 में। वोहलर ने इसको रिजेक्ट किया बाय प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, क्योंकि बर्जीलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं, ये लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो वोहलर ने 1823 में अमोनियम सायानेट से यूरिया प्रिपेयर करके इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं अमोनियम और सायानेट आयन, ये इस कंपाउंड को आयनिक बना देते हैं, इनऑर्गेनिक बना देते हैं। जब इसको हीट करते हैं अमोनियम सायानेट को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है यूरिया, जो कि एनिमल के यूरिन से सेपरेट किया जाता था। तो यूरिया का अगर हम फार्मूला सेपरेट करके लिख लें, खोल कर लिख लें, तो ये बनेगा NH2C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ एक सेकंड NH2, दो यानी अमाइनो ग्रुप बन जाएंगे यहाँ पर, और साथ कार्बोनिल है, डाई अमाइनो कार्बोनिल। तो ये जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये प्रिपेयर किया था वोहलर ने, और इस तरह उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद से मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया की प्रेपरेशन के बाद आप लैब में प्रिपेयर किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। ये हाइड्रोकार्बन और जो उनके डेरिवेटिव्स हैं उनकी केमिस्ट्री को हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट वगैरह नहीं आते हैं। इनको हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, क्योंकि इनके में कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट वगैरह जो है इनको हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर हम बायकार्बोनेट्स को देखें, तो बायकार्बोनेट्स में हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। इसके बावजूद हम इनको इनऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं। इसलिए इनऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट कार्बन के साथ नहीं लगा होता। ये हमारे पास अगर हम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर देखें, तो ये C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ ये हमारे पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके साथ H लगा हुआ है। तो इस तरह चूंकि ये हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन के साथ भी अटैच नहीं है, तो इसलिए हम बायकार्बोनेट्स को भी इनऑर्गेनिक में ही स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ चूंकि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए हम इनको इनऑर्गेनिक में ही डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव देखेंगे। जैसा कि देखें हमारे पास CH4 है, CH4 मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और इस हाइड्रोजन की जगह पर हम क्लोरीन या क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं, तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव।
तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज मीथेन। हम यहाँ पर इसका हाइड्रोजन निकाल के इसकी जगह पर हम यहाँ पर OH भी लगा सकते थे, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री है हाइड्रोकार्बन्स की, और इसके साथ साथ हम इसमें हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस करते हैं। और फिर हम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को, ये जो है इनको ऑर्गेनिक में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच नहीं होता। इसके बाद है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला फीचर है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे जो अहम प्रॉपर्टी है वो कैटिनेशन है। कार्बन कार्बन के साथ लॉन्ग चेन्स बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, रिंग्स बना सकता है, यानी ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। और ये कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है, जो कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, इसके साथ साथ कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन जो है ये कार्बन के साथ रिंग्स भी बना सकता है। इसके साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी अटैच हो सकता है, जिसकी वजह से कार्बन के बिलियंस ऑफ कंपाउंड जो हैं ये प्रिपेयर किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ है दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक नेचर। जो कार्बन है, चूंकि ये नॉन मेटल है, तो ये नॉन आयनिक कंपाउंड बनाएगा, यानी ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ही कम्प्लेक्स इनकी नेचर होती है। जैसा कि हमारे पास है, अगर हम स्टार्च को देखें तो इसका देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, C6H10O5N, और ये N जो है ये थाउजेंड्स में होता है, यानी ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ये एक पॉलीमर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं इनमें से मेजर जो हैं मोस्टली वो कम्प्लेक्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके मोलर मैसेज इवन मिलियंस में होते हैं, और ये इनकी कम्प्लेक्स नेचर का बायस बनते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होती है जिसमें पाए जाने वाले मेंबर्स एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसमें एडजेसेंट मेंबर जो होते हैं उनमें सिर्फ CH2 का फर्क होता है। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं होमोलॉग्स, और इस फिनोमिना को होमोलॉजी कहते हैं। अगर हम होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के सारे जो कंपाउंड होते हैं इनका जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसा कि अगर हम अल्केन्स को देखें तो सारी अल्केन्स का फार्मूला CnH2n+2 है। तो ये सारी जो सीरीज होती है, कोई भी जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। इसके साथ साथ है जनरल फार्मूला, जैसे अल्कीन्स का है CnH2n है, अल्काइंस का है CnH2n-2 है। अब होमोलोगस सीरीज के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जो एडजेसेंट वाले, उनके दरमियान CH2 का फर्क होता है। और अगर हम CH2 का मैस देखें तो ये 14 बनता है, कार्बन का 12 है और 2 हाइड्रोजन 2 है। होमोलोगस सीरीज में पाए जाने वाले सारे मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जैसा कि देखें, अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल्स में सबसे जो छोटा मेंबर है दैट इज मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल जो है, अगर इसका एडजेसेंट वाला दूसरा मेंबर देखें जिसमें एक कार्बन ज्यादा है, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। तो मिथाइल और इथाइल अल्कोहल दोनों में देखें CH2 का फर्क है। तो जो एक सीरीज के एक जैसे जो मेंबर्स होते हैं होमोलॉग होते हैं, होमोलॉग्स में सिर्फ CH2 ग्रुप का फर्क होता है। तो इन दोनों में मिथाइल और इथाइल अल्कोहल में CH2 का फर्क है, यानी मैस इसमें 14 का फर्क है। अगर आप दोनों में फंक्शनल ग्रुप देखें तो फंक्शनल ग्रुप दोनों में ही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है अल्कोहल्स का, CnH2n+1OH। ये इनका जनरल फार्मूला होता है अल्कोहल्स का सबका। अगर हम इससे बड़े वाला मेंबर देख लें, जैसा कि हमारे पास है CH3CH2 और एक और CH2, यानी 3 कार्बन लगा दें, तो अब देखें दो एडजेसेंट मेंबर में CH2 का फर्क है। अगर हम इसमें और इथाइल अल्कोहल में दोनों एडजेसेंट मेंबर्स में फर्क देखें तो एक CH2 यहाँ पर अजाफी आ गया है।
तो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर जो होते हैं उनको होमोलॉग कहते हैं और इस फिनोमिना को हम होमोलॉजी कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज के मेंबर का जनरल फार्मूला सेम होता है, उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, जैसा कि हमने अल्कोहल्स में देखा फंक्शनल ग्रुप सब में OH ही होगा, और फिर इनमें फर्क जो है एडजेसेंट मेंबर्स में CH2 ग्रुप का होता है। अब चूंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो इसका मतलब ये निकला कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और इनका मेथड ऑफ प्रेपरेशन भी सेम होगा। यानी हम इनको एक ही मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रेपरेशन मेथड हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे भी। यानी हम अल्कीन से अल्केन बनाते हैं हाइड्रोजिनेशन से, तो हाइड्रोजिनेशन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारी जो अल्केन्स है स्वाय मीथेन के, वो हाइड्रोजिनेशन से बन जाती हैं। और चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, तो सारी अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसी तरह अगर हम फीचर्स में आइसोमरिज्म देखें, आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनमें एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब जरूरी नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। बाद दफा जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर स्ट्रक्चर भी सेम होती है। तो एक एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर डेफिनेशन आइसोमर्स की ये होती है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी उनमें डिफरेंट होनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रक्चर ही हो, जैसा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में होता है। के साथ अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें, ये हमारे पास एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन का आइसोमर जो है आइसोब्यूटेन है। अगर हम दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10। दोनों में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें जो लॉन्ग चेन है हमारे पास वो 4 कार्बन की है। इसका मतलब है ये ब्यूटेन है, लेकिन इसमें जो लॉन्ग चेन है वो 3 कार्बन की है और एक ब्रांच है, तो दिस इज आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं ड्यू टू देयर कवलेंट नेचर। इनकी नेचर जो होती है वो कवलेंट होती है और इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रही होती है। यानी बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं, बॉन्ड बन भी रहे होते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, उसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं और सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड तो उनके तभी ब्रेक हो जाते हैं जब हम वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं। यही वजह है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास ये रिएक्शंस हैं कवलेंट कंपाउंड्स के, वो स्लो होते हैं क्योंकि इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी। इसके साथ साथ है सॉल्युबिलिटी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेस पोलर या नॉन पोलर होते हैं, तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो लाइक डिसॉल्व लाइक का है उसके मुताबिक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही डिसॉल्व होंगे। इसके साथ अगर हम एक और प्रॉपर्टी देख लें, यील्ड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं उनमें यील्ड भी बड़ी पुअर आती है। अब उसमें यील्ड पुअर आने की वजह याद रखिए कि कभी भी स्लो रिएक्शन नहीं होता, उसमें एक्चुअली साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनते हैं। तो साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनने की वजह से यील्ड कम आती है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्यों स्लो होता है? जो उनकी कवलेंट नेचर की वजह से है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का यील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अगर रिएक्शन स्लो है उसका हरगिज मतलब नहीं यील्ड पुअर आएगी। हो सकता है रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए लेकिन टाइम लेके कंप्लीट हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप यील्ड के साथ मत रिलेट किया करें। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है कवलेंट नेचर की वजह से, और यील्ड कम आती है क्योंकि इनमें साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, उसमें एक ये भी पॉइंट था कि उसमें साइड रिएक्शन साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो यील्ड कम होने की वजह साइड रिएक्शंस हैं। ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सोर्सेज देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। थैंक यू वेरी मच।